डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे से होंगे और सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जो है इसके हम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ये आपके चैप्टर का नाम है। इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है हम आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है, सारे क्वेश्चन अच्छे से लिखने हैं अपनी कॉपी पे और समझना है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं लेकिन इनका आंसर आप देख सकते हो एक एक लाइन में है, ठीक है। एक एक वर्ड में आपको इनका आंसर देखने को मिलेगा। बस आप अपनी कॉपी नोटबुक मेंटेन कीजिए मेरे साथ साथ, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम दीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ ऑडियंस कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, हम अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, Here is some information about 4 countries। कहते हैं 4 कंट्रीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ दीज कंट्रीज, आप कैसे क्लासीफाई करते हो इनको, ठीक। राइट, डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर अगेंस्ट ईच ऑफ दीज। जो आपको लगेंगी कि ये डेमोक्रेटिक हैं तो आप उनके सामने लिख दीजिएगा कि भाई ये डेमोक्रेटिक हैं। जो लगेगा अनडेमोक्रेटिक हैं तो वैसे ही लिख देना है, और जिनका जहाँ पे आप श्योर नहीं होंगे तो वहाँ पे आप लिख देंगे नॉट श्योर। तो देखिए कंट्री ए, पहले कंट्री ए, पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। कंट्री ए में क्या होता है, वो लोग जो कंट्री के ऑफिशियल रिलीजन को नहीं मानते, ठीक है। जो वहाँ पे रिलीजन मतलब बनाया गया है, जो भी है, चाहे वो हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, इस्लाम है या फिर क्रिश्चियनिटी, जो भी है, कहते हैं जो भी वहाँ का रिलीजन है ऑफिशियल बनाया गया है, और जो लोग उसको मानते नहीं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, वोट डालने का हक नहीं है। आप इसको कैसे देखते हो? क्या आप मानते हो कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है या फिर ये अनडेमोक्रेटिक है, या आप श्योर नहीं हो? तो सीधी सी बात है कि जहाँ पे ऐसा कुछ होगा तो ये अनडेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसमें आप सीधा सीधा लिख दोगे ये भैया कंट्री ए जो है आपकी अनडेमोक्रेटिक बन जाती है। ईजी है ना, बिल्कुल ईजी है। चलिए दूसरे पे चलते हैं। कंट्री बी, क्या बताया जाता है कंट्री बी के बारे में? द सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शंस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। कि एक कंट्री है कंट्री बी, और इसमें एक ही पार्टी जो है पिछले 20 सालों से इलेक्शन जीतती आ रही है, ठीक है। तो इसमें देखो हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे, अप्रोप्रिएट हमारा आंसर यही होगा कि हम कहेंगे भाई हम श्योर नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे इंडिया में देखिए ये तीसरी बार मोदी की जीत है, ठीक है। तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। क्या पता अगले 5 सालों में भी वो जीत जाए और 20वीं बार भी ये मतलब 20 सालों तक ये हुकूमत करे और 4 बार ये कंसेक्टिव 20 सालों तक हुकूमत चलाते रहे। तो ऐसा कहना ये बेजाना होगा अगर हम कहें कि ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है। तो हम कह सकते हैं नॉट श्योर, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। द थर्ड वन इज ruling party has lost in the last 3 elections, ठीक है। कंट्री सी में क्या हुआ, जो रूलिंग पार्टी है वो हार गई है इन द लास्ट 3 इलेक्शंस, यानी पिछले 3 इलेक्शंस में वो हार गई है। तो ये डेमोक्रेटिक ही होगी, ठीक है। हारना ये इस चीज़ को दर्शाता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि भाई डेमोक्रेसी की वजह से वो जो रूलर था या रूलिंग पार्टी थी वो सही से काम नहीं कर रही थी, तो उसको ओवरथ्रो कर दिया, उसको हटा दिया। डी पार्ट, कंट्री डी, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। भाई इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है, तो जहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं होगा तो उस कंट्री को हम सीधा सीधा अनडेमोक्रेटिक कहते हैं, तो वो अनडेमोक्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज। 4 कंट्रीज के बारे में फिर से इंफॉर्मेशन है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ दीज कंट्रीज, आप कैसे क्लासीफाई करोगे इन कंट्रीज को? राइट, डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर अगेंस्ट ईच ऑफ दीज। आपको फिर से क्या करना है, डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक या फिर नॉट श्योर लिखना है, ओके। चलिए पहली कंट्री क्या है, कंट्री पी है। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट अ कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। क्या बोला जाता है कि कंट्री पी में जो पार्लियामेंट है कि वही वो पार्लियामेंट लॉ पास नहीं कर सकता है, किसके बगैर? आर्मी की कंसेंट के बगैर, यानी आर्मी का चीफ जो है उसकी कंसेंट, उसकी हाजिरी के बगैर वो कोई लॉ पास नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट कोई लॉ पास नहीं कर सकता है। तो बताओ कि ये डेमोक्रेसी है या
अनडेमोक्रेसी है, नॉन डेमोक्रेटिक। तो ये नॉन डेमोक्रेटिक है, ठीक है। पार्लियामेंट को आर्मी की इजाज़त लेनी पड़ेगी, तो ये इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, इसको हम आर्मी रूल कहेंगे। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कंट्री क्यों, एक और कंट्री है, कंट्री क्यों द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी, यानी पार्लियामेंट जो है कैन नॉट पास अ लॉ, वो एक लॉ पास नहीं कर सकती है जिससे जुडिशरी की पावर जो है कम की जाए या रिड्यूस की जाए। तो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक आ जाएगा इसमें, यानी पार्लियामेंट ये को ऐसा कोई लॉ पास नहीं कर सकता जिससे जुडिशरी की पावर को रिड्यूस किया जाए। थर्ड पार्ट इज कंट्री आर, एक कंट्री है आर, द कंट्रीज लीडर कैनॉट साइन एनी ट्रीटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्रीज। क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है कि एक कंट्री का लीडर जो है कैनॉट साइन एनी ट्रीटी, यानी वो कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता है किसी दूसरी कंट्री के साथ, कब तक, जब तक वो परमिशन न ले अपनी नेबरिंग कंट्री से, यानी कि अपनी पड़ोसी मुल्क से। तो भाई ये भी अनडेमोक्रेटिक है, ठीक है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप, सॉवरेंटी है, डेमोक्रेसी में सॉवरेंटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको पड़ोसियों से, सारे पड़ोसियों से पहले मशवरा करना पड़े और उसके बाद आपको डिसीजन लेना पड़े। जहाँ पे ऐसा कुछ होता है वो अनडेमोक्रेसी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है, तो अनडेमोक्रेटिक माना जाता है। ओके, next one is country S, all the major economic decisions about the country are taken by officials of the central bank which the ministers cannot change। हाँ जी, सारे के सारे मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं कंट्री के बारे में, उनको कौन लेते हैं, सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल्स, विच द मिनिस्टर्स कैनॉट चेंज, जिनको मिनिस्टर चेंज नहीं कर सकते। बताओ ये डेमोक्रेसी है या फिर नॉन डेमोक्रेसी? ये भी नॉन डेमोक्रेसी है, ठीक है। जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उनको मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं और बैंक का काम होता है अपना बाकी धंधा संभालना, लेकिन डिसीजंस जो हैं वहाँ पे मिनिस्टर्स का काम होता है। तो अगर मिनिस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे नहीं होगी तो हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ऑलराइट, चलिए जी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप अच्छे से इसको अपनी कॉपी पे लिख लें। छोटे छोटे एक एक वर्ड में आप देख रहे हो आंसर्स हैं, बड़ा कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट ए गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी और वाई। कहते हैं कौन सा एक आर्ग्यूमेंट अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है डेमोक्रेसी के फेवर में और क्यों, और क्यों। तो 4 ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन है पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी, कि भाई लोग फ्री और इक्वल फील करते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। ये तो अच्छा है ना, ये अच्छा है, लोग फ्री फील करते हैं, इक्वल फील करते हैं डेमोक्रेसी में, ये एक गुड आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी की फेवर में। नंबर 2, डेमोक्रेसीज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ए बेटर वे दैन अदर्स, कि डेमोक्रेसीज में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है, उनको हल किया जा सकता है अच्छे तरीके से एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के फेवर में। तो तीसरा क्या हमें बताना है, नॉट। देखो इस की वर्ड को देखना चाहिए, हमें बताना है नॉट, कि कौन सा अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है डेमोक्रेसी के फेवर में। तो अभी हमने 2 देखे, 2 के 2 अच्छे आर्ग्यूमेंट थे, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है बन सकता। तीसरा ऑप्शन क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है जवाबदेह है, अकाउंटेबल है, लोग इसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी अच्छा फेवर है, ये भी अच्छा आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के फेवर में। तो ये तीनों के ऑप्शन जो है एक्सक्लूड हो जाएंगे और एलिमिनेशन मेथड से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आ सकता है। एक बच्चा एक ही, तो यही होगा। अब इसको पढ़ भी लेते हैं, क्या बताया जाता है, डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स। कहा जाता है कि डेमोक्रेसीज ज़्यादा प्रॉस्परस हैं अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से। बताओ भाई क्या ये हो सकता है। देखिए अब ये अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है, चलिए इसको एक्सप्लेन करना हमें कि क्यों अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है। आंसर तो इसका डी पार्ट ही बन गया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो एट्सेट्रा। कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि किसी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी कैसी है, यानी कि ह्यूमंस जो वहाँ के हैं वो स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, किस तरह के ट्रेंड हैं, एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। फाइनेंस कैसी है वहाँ की, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, इन सारी चीज़ों पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है। ओके,
A particular form of government has some role to play, so it cannot be seen as a good argument in favor of democracy. कहते हैं किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कोई ना कोई रोल प्ले करना पड़ता है, इसलिए देखा गया है कि डेमोक्रेसी के लिए एक गुड आर्ग्यूमेंट नहीं है कि डेमोक्रेसी सारी की सारी डेमोक्रेसीज प्रॉस्परस हो या खुशहाल हो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से। इसकी मैं एक बेस्ट एग्जांपल ये दूंगा। देखिए सऊदीया में वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहाँ पे लोग वोटिंग तो डालते नहीं, होती नहीं है वहाँ पे, वोट डालने का वहाँ पे सिस्टम ही ख़त्म है, क्योंकि वहाँ पे किंग है, बादशाह है, ठीक है। तो वहाँ के लोग लेकिन प्रॉस्पेरस हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वहाँ पे है। डेमोक्रेसी तो नहीं है लेकिन बाकी जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, लोग कितने अमीर हैं, लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है पॉलिटिक्स की, किसी को बाकी चीज़ों की फिक्र नहीं है, टेंशन नहीं है, बाकी अपना अपना काम अपना अपना धंधा सारे संभाल रहे हैं और चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस एंगल से देखा जाए तो डेमोक्रेसी ज़्यादा प्रॉस्पेरस बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से होना ये ज़रूरी नहीं है। ऑलराइट, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Each of these statements contains a democratic and an undemocratic element. Write out the two separately for each statement. कहते हैं हर एक स्टेटमेंट में डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है, हमें दोनों को अलग अलग से लिखना है, ठीक है। पहला क्या है, पहला पार्ट, ए मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कन्फर्म द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। कहते हैं कि मिनिस्टर कहते हैं कि कुछ लॉज बनाए गए हैं, पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि इन ऑर्डर टू कंफर्म द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन से लॉज को पास किया गया है कि भाई आपको रेगुलेशंस को कंफर्म करना पड़ेगा, यानी कि ओबे करना पड़ेगा। किन रेगुलेशंस को, किन रूल्स को, जो डिसाइड करेगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, द फैक्ट दैट द लॉज नीड टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज डेमोक्रेटिक, ठीक है। ये सच्चाई है इसमें कि जो भी लॉज बनेंगे और वो बनाने हैं पार्लियामेंट को, और जिसमें एक ऐसी कंट्री जिसमें पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसको हम डेमोक्रेटिक कहते हैं, ये डेमोक्रेटिक है, सी लिख देना, ओके। वेट, यहाँ पे ई नहीं है, सी है, इसको सी कर देना बस, और कुछ नहीं। वाइल कंफर्मेशन टू द WTO रेगुलेशन इज अनडेमोक्रेटिक, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कंफर्म करना, उसको ओबे करना, इसको फॉलो करना, इनके रूल्स को, ये अनडेमोक्रेटिक माना जाता है। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो आपको अपनी कंट्री क्या कहती है उसको फॉलो करना है, न कि बाकी बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना है, ओबे करना है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड। देखिए दूसरे पार्ट में आपको ये पूछा गया है कि ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये ऑर्डर करता है रीपोलिंग का, कि भाई दोबारा से रीपोलिंग करो, अगर गलती गड़बड़ी वास्ती है कहीं पे आपको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दोबारा से पोलिंग करो। लेकिन जबकि ज़्यादा बड़ी स्केल पे रिगिंग देखने को मिलती है, रिगिंग का मतलब होता है गड़बड़ी, ठीक है, कहीं पे चोरी करना वोट्स की, या मतलब ऐसी कोई किसी तरीके से डिसऑनेस्ट तरीके से वोट्स को काउंट करना, या बाकी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसको रिगिंग कहा जाता है। रीपोलिंग इज़ डेमोक्रेटिक, देखो रीपोलिंग जो है ये डेमोक्रेटिक है, ठीक है। ये तो ठीक है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे गड़बड़ हुआ है दोबारा से रीपोलिंग कराओ, लेकिन जो ये रिगिंग हो रही है ये अनडेमोक्रेटिक है। ये क्या है, ये अनडेमोक्रेटिक है। तीसरा पार्ट, चलिए, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ नेवर रीच्ड 10%. दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। कहते औरतों की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो कभी भी 10% तक नहीं गई है, कभी भी पार्लियामेंट में वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन 10% तक नहीं गई है। और दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। इससे क्या हुआ, इससे औरतों ने हल्ला मचा दिया, डिमांड्स लगा दी कि भाई हमें कितनी सीट्स चाहिए, 1/3, 3 में से 1 हिस्सा हमें रिजर्व रहना चाहिए औरतों के लिए, कहाँ,
पार्लियामेंट में। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख सको। चलिए जी, अब मैं आंसर बताता हूँ इसका। पुअर लेवल ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इज अनडेमोक्रेटिक। पुअर लेवल ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, पुअर लेवल का मतलब क्या होता है यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब नहीं है भैया, कि पुअर लेवल पे जो रिप्रेजेंटेशन करेगी कोई औरत, ठीक है, वो अनडेमोक्रेटिक है। जबकि डिमांड जो है 1/3 सीट्स की डेमोक्रेटिक है। कि भाई मान लीजिए कोई औरत रिप्रेजेंटेशन तो कर रही है, रिप्रेजेंटेटिव तो बन गई, लेकिन उसे आता नहीं है, रिप्रेजेंटेशन करनी आती नहीं है, उसकी वजह से करप्शन ज़्यादा हो रहा है, बाकी ज़्यादा चीज़ बाकी चीज़ें हो रही हैं, पुअर लेवल है, उसकी लेवल ठीक नहीं जा रही है, तो वो जो है वो ठीक नहीं है ना, वो अनडेमोक्रेटिक बन गया। लेकिन डिमांड कर रहे हैं कि भाई अगर जो इसके लायक होगा वो रिप्रेजेंटेशन करेगी तो वो अच्छी बात है ना, वो डेमोक्रेटिक है। चलिए ये था चौथा क्वेश्चन आपका। अब पांचवा क्वेश्चन, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, पांचवा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कहते हैं कौन सा एक वैलिड रीजन नहीं है इनमें से। फिर से देखना है, कीवर्ड देखना है, नॉट, कौन सा एक इसमें से वैलिड रीजन नहीं है जो आर्ग्यू करेगा दैट की कम पॉसिबिलिटी होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में फेमाइन आने की। क्या आने की? फेमाइन आने की, जो डिज़ास्टर फूड में आता है ना, फूड प्रोडक्शन ख़राब हो जाती है, बाकी चीज़ें, कि कौन सा वैलिड रीज़न नहीं है कि भाई पॉसिबिलिटी कम है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फेमाइन नहीं आ सकती, या कम चांसेस हैं फेमाइन आने के। तो देखिए ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि भाई अपोजिशन पार्टीज़ कैन ड्रा अटेंशन टू हंगर एंड स्टार्वेशन। क्या अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो कहाँ अटेंशन ड्रा करेंगी? भूखमरी पे, स्टारवेशन पे। एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो वैलिड रीज़न है। हमें देखना है कि कौन सा वैलिड रीज़न नहीं है। ये वैलिड रीज़न है कि जब अपोजिंग पार्टीज़ अटेंशन ड्रा करेंगी हंगर और स्टार्वेशन पे, तो इससे चांसेस ज़्यादा हैं कि पॉसिबिलिटी फेमाइन की डेमोक्रेटिक कंट्री में बढ़ सकते हैं। हमें देखना है कि कौन सा वैलिड रीज़न नहीं है। दूसरा, फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेंटाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फेमाइन है ये एक्चुअली, फेमाइन। ओके, करेक्ट करना इसको। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेमाइन। ओके, फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो फ्री प्रेस है ये रिपोर्ट करेगी सफरिंग किसकी? फेमाइन की। भाई लोग इतने सफ़र हो रहे हैं फेमाइन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से। देखिए ये भी तो एक वैलिड रीज़न है, ये वैलिड रीज़न है, हमें देखना नॉट वैलिड। चलिए तीसरा रीज़न, द गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। ये भी एक वैलिड रीज़न है कि गवर्नमेंट डर रही है किससे? अपने नेक्स्ट इलेक्शन से, कि भाई अगर नेक्स्ट इलेक्शन आए उसमें हमारी हार हो सकती है। और चौथा क्या है? पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। लोग जो हैं फ्री हैं, यानी कि आज़ाद हैं, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथा वाला आंसर जो है, चौथा वाला ऑप्शन जो है, इसका कनेक्शन ऊपर वाले 3 ऑप्शन से कहीं से मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यही एक वैलिड रीज़न नहीं है। हमें वैलिड रीजंस बताने थे कि वैलिड रीज़न कौन सा एक नहीं है, वही बताना था। ऊपर के 3 ऑप्शन हमने देखे, वो सारे के सारे वैलिड रीजंस हैं। अब कौन सा वैलिड रीज़न नहीं है? वैलिड रीज़न आपका ये ऑप्शन डी बन जाता है। ऑप्शन डी जो है ये वैलिड रीज़न नहीं है कि लोग किसी भी तरह का रिलीजन जो है फॉलो कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक, छठा क्वेश्चन है आपका, देयर आर 40 villages in a district where the government has made no provision for drinking water. These villagers met and considered many methods of forcing the government to respond to their needs. Which of these is not a democratic method? कहते हैं तकरीबन 40 गांव ऐसे हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, एक ज़िले में, जहां गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोविज़न, कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि वो लोगों को ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, साफ़ पानी मुहैया करा सके। These villagers met and considered many methods. ये विलेजर्स जो हैं, गांव के लोग जो हैं, एक दूसरे से मिले और इन्होंने काफ़ी सारे मेथड्स कंसिडर किए। कहा कि भाई हम इन मेथड्स को फॉलो करेंगे, अब फोर्सिंग द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो हमारी नीड्स जो है उनको रिस्पॉन्ड कर सके, उनको जवाब दे सके। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड। कहते हैं कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक तरीका डेमोक्रेटिक नहीं है। यहाँ पे भी क्या करना है? बताना है कि कौन सा एक तरीका डेमोक्रेटिक नहीं है। तो देखो इनको करना पड़ेगा, इनको गवर्नमेंट को फोर्स करना पड़ेगा, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से,
ठीक है ना। अब आपको बताना है कि कौन सा एक डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। ऑलराइट, पहला ऑप्शन है फिलिंग ए केस इन अ कोर्ट्स क्लेमिंग दैट वाटर इज पार्ट ऑफ आवर राइट टू लाइफ। कहते हैं कि ये केस कोर्ट में कर सकते हैं कि वही पानी हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ है, पानी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, तो पानी चाहिए ही चाहिए हमें। तो ये भी तो ठीक है, ये तो डेमोक्रेटिक मेथड है, कर सकते हैं लोग ऐसा। नंबर सेकंड, बाइकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस टू गिव अ मैसेज टू ऑल द पार्टीज़, कि भाई जो इलेक्शन आ रहे हैं वो ये बाइकआउट करेंगे, बाकी सारी पार्टीज़ को ये मैसेज देंगे कि भाई अगर आप हमारा काम नहीं कर रहे हैं हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं, मतलब हम चाहते नहीं कि आपकी सरकार बने। ठीक है, ये भी एक डेमोक्रेटिक मेथड है। तीसरा, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़, कि वो पब्लिक मीटिंग्स करेंगे, मिलेंगे लोग एक दूसरे से, बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस बात पे, इस विषय पे कि भाई पानी नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये भी डेमोक्रेटिक तरीका है, ये भी डेमोक्रेटिक मेथड है। चौथा ऑप्शन है आपका पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर, ऑफिशियल्स को पैसा देंगे, ठीक है, रिश्वत देंगे, प्लम्बर को, जो टैंकर्स होंगे या बाकी जो भी पीएचई के डिपार्टमेंट के लोग होंगे उनको घूस देंगे, रिश्वत देंगे, कहेंगे कि भाई हमारे नलों में पानी पहुंचा दो। तो ये जो है ये नॉन डेमोक्रेटिक तरीका है, नॉन डेमोक्रेटिक मेथड है। तो इसलिए हमें देखना था कौन सा एक ऑप्शन इसका अप्रोप्रिएट होगा, तो यही इसका सही आंसर होगा, डी पार्ट, पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर। मनी आप दे ही नहीं सकते भाई, उनको सरकार पैसा दे रही है, तनख्वाह दे रही है, आप उनको उसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा और आपको पानी पहुंचाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, तो आपको पैसा नहीं देना है, पैसा देना तो ये गलत हो जाएगा। आपको इन तीनों मेथड्स में से आप कोई मेथड चूज़ करके उनके अगेंस्ट फाइल्स कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, बाकी चीज़ें कर सकते हो, ताकि सरकार उनसे काम ले सके। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, राइट ए रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। रिस्पॉन्स लिखनी है आपको जो भी नीचे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला क्या है, आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर द आर्मी शुड रूल द कंट्री। कहा जाता है आर्मी जो है डिसिप्लिन्ड है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, और करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री में, एक मुल्क में, तो इसलिए आर्मी रूल होना चाहिए था, कहाँ, कंट्री में। ये क्या है, ये डेमोक्रेसी, आपको एक रिस्पॉन्स लिखना है, आपको रिस्पॉन्स लिखना है। तो देखिए रिस्पॉन्स में क्या लिखोगे आप, आर्मी ऑफिसर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। आर्मी, ठीक है भाई, आर्मी डिसिप्लिन है, मान गए हम, आर्मी जो है करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन आर्मी के ऑफिसर जो है ना उनको लोग इलेक्ट नहीं करते। सबसे बड़ी डिफरेंस तो यही है। एक एमएलए को या किसी मिनिस्टर को बनाया जा सकता है चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन उसको तो लोग बनाते हैं ना, लोग डिसाइड करते हैं, लोग वोट करते हैं उसको, वो लोगों के द्वारा बनाया गया होता है, लोगों की इंटरेस्ट रखेगा वो, इसीलिए तो लोग उसको बनाते हैं। आर्मी के चीफ को या आर्मी को लोग सिलेक्ट नहीं करते, एंड हैंस एन आर्मी रूल वुड बी अनडेमोक्रेटिक। इसलिए आर्मी रूल क्या बन जाता है, अनडेमोक्रेटिक, वो डेमोक्रेटिक बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं। सबसे जो बेसिक या फंडामेंटल जो स्टेप था डेमोक्रेसी का वही ख़त्म हो जाता है, इलेक्शन ही ख़त्म हो गए, तो फिर काहे की डेमोक्रेसी रहेगी भाई। आर्मी रूल ही है, ये एक अलग रूल है, और डेमोक्रेसी अलग चीज़ है। मान लिया हमने कि आर्मी बढ़िया है, ठीक ठाक काम करिए, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी वो कंट्री जहां आर्मी का रूल हो। समझ आ रहा है ना आपको, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ 1 by 1। चलिए इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए, रूल बाय द मेजॉरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, what we need is the rule of the wise even if they are in small numbers। कहा जाता है कि रूल जो मेजॉरिटी करती है, यानी कि जो ज़्यादा लोग रूल करते हैं, इसका मतलब होता है कि रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, यानी कि वो जो इग्नोर करने वाले हैं। और व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रूल ऑफ द वाइज, एक अक्लमंद, दाना, चालाक, इंटेलिजेंट का रूल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, इवन इफ़ दे आर इन स्मॉल नंबर, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। तो आपको इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट रीज़न लिखना है, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स लिखना है कि भाई कैसे इसको आप जवाब दे रहे हो। देखिए, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। डेमोक्रेसी जो है किस आइडिया पे बेस्ड है, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आइडिया पे बेस्ड है। भाई ये कौन सा आइडिया है, ये यही आइडिया है कि भाई अगर आप 18+ हो आप वोट डाल सकते हो, चाहे आप अनपढ़ हो या फिर पढ़े लिखे हो, चाहे आप दाना हो या फिर नादान हो, जो भी हो आप, आपकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है, आपको एक ही वोट डालना पड़ेगा। आप कितने भी बड़े इंसान हो या कितने भी छोटे इंसान हो, आपको एक ही वोट डालना है अगर आप 18+ हो,
ठीक है ना। तो यही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि अगर आप 18 के प्लस के हो तो इंडिया में आप वोट डाल सकते हो। समझ आ रहा है आपको? डेमोक्रेसी इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है, फिर चाहे वो मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो। रिस्ट्रिक्टिंग द रूलर्स फ्रॉम अ स्मॉल सेक्शन ऑफ वाइज पीपल वुड डिफीट द पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। और क्या होगा? रिस्ट्रिक्टिंग द रूलर्स फ्रॉम स्मॉल सेक्शन ऑफ वाइज। जो इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी बेस्ड है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे, इससे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं वो रूलर्स जो स्मॉल सेक्शन के हैं, जिनको वाइज आप कहते हो, अक्लमंद कहते हो, चालाक या दाना कहते हो, या पढ़े लिखे या जानने वाले लोग कहते हो, उनको वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो रोके जाते हैं। पीपल हु डिफीट द पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी, लोग जो हैं वो डिफीट कर देंगे जो रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी का पर्पज़ है उसको ख़त्म कर देंगे अगर ऐसा कुछ हो। समझ आ रहा है आपको? इसलिए यहाँ पे मेजॉरिटी का ही चलता है, मेजॉरिटी में चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो वो ही रूल करेंगे। If we want religious leaders to guide us in spiritual matters, why not invite them to guide us in political as well? The country should be ruled by religious leaders. अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आपको रिस्पॉन्स लिखना है। अगर कहते हैं कि अगर हम रिलीजियस लीडर्स, अगर हमें रिलीजियस लीडर्स गाइड कर रहे हैं स्पिरिचुअल मैटर्स में, यानी कि रूहानी या जो भी दीनी या जो शरीयत या अपने अपने मज़हब के हिसाब से वो रूल हमें गाइड कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उनको इनवाइट करते कि भाई आओ हमें गाइड करो पॉलिटिक्स में भी, आओ भाई आप ईमानदारी से काम कर रहे हो अपने मज़हब में, आओ ईमानदारी से काम करो सियासत में भी। कहते हैं द कंट्री शुड बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स, तो कंट्री को रूल करने चाहिए थे यही। ठीक है, ये अच्छी तरह से करते, ये लीडर्स हैं, ये हमें गाइड कर रहे हैं, तो इन्हीं को करना चाहिए था, ये बहुत अच्छी तरह से जानने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? रिलीजियस लीडर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। फिर से वही बात यार, रिलीजियस जो हैं, मौलवी साहब जो हैं, मौलाना साहब जो हैं, या पंडित जो हैं, जो भी हैं, उनको लोगों ने तो नहीं बनाया है ना, उनको लोगों ने चुना नहीं है। लोग उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखते, चाहे वो कितना ही नॉलेजेबल है क्यों नहीं है। हैंस अ कंट्री शुड नॉट बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर। रिलीजियस लीडर जो है उसका काम अपना है, उसको लोगों ने बनाया नहीं है, वो खुद अपने दम पे मौलाना साहब या पंडित साहब या जो भी बने हुए हैं, वो खुद एक रूलर नहीं बन सकते जब तक उसको लोग बनाएंगे नहीं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू, वाई? कहते हैं जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं, क्या ये डेमोक्रेटिक वैल्यू रखते हैं और क्यों? अगर नहीं रखते हैं तो क्यों, अगर रखते हैं तो क्यों? जो पहला पार्ट आप देख रहे होंगे, फादर टू डॉटर, यानी कि एक बेटी अपने बाप से कह रही है, सॉरी बाप बेटी से कह रहा है, क्या कह रहा है? आई डू नॉट वॉन्ट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज। इन अवर फैमिली चिल्ड्रन मैरी वेयर द पेरेंट्स टेल देम टू। बाप अपनी बेटी से कह रहा है कि मैं आपकी कोई राय, कोई ओपिनियन नहीं सुनूंगा आपकी शादी के बारे में, क्योंकि हमारी फैमिली में क्या होता है, यहाँ की हमारी फैमिलीज़ में बच्चे की शादी उसके बाप के या उसकी माँ मीन्स उसके पेरेंट के कहने पे होती है। तो अब आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है क्या दर्शाती है, कौन सा वैल्यू है, ये डेमोक्रेटिक है या फिर अनडेमोक्रेटिक है। देखिए इसका आंसर, इन दिस केस, इस केस में द डॉटर डज नॉट हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस ही छीन ली गई वही बेटी से, डॉटर से, हैंस इसलिए दिस इज अनडेमोक्रेटिक। तो जाहिर सी बात है कि ये डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता जिसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस ना रहे, तो ये अनडेमोक्रेटिक बन जाता है ये केस। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज टीचर टू स्टूडेंट। अब टीचर स्टूडेंट से कहता है, उस्ताद अपने बच्चे से कहता है, डू नॉट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। पर टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट से कह रहा है, भाई ए बच्चे मेरे से सवाल मत किया कर, मेरे को सवाल मत पूछा कर, मेरा कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है क्लास के दौरान। तो अब बताओ क्या ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक? देखिए, द स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस विच इज़ देयर राइट। भाई बच्चे को अलाउ ही नहीं किया जाता, उसको इजाज़त ही नहीं दी जाती है कि भाई आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, जो कि उसका हक है, जो कि उसका राइट है। हैंस इसलिए दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक। ये भी क्या है? अनडेमोक्रेटिक है, मतलब उसका राइट छीना जा रहा है वहाँ पे, उसका हक मारा जा रहा है वहाँ पे, तो ये डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता है, ये अनडेमोक्रेटिक है। ओके, चलिए एक और पार्ट है इसका, एम्प्लॉय टू ऑफिसर। एम्प्लॉय एक ऑफिसर से कहता है, एक मुलाजिम अपने बॉस से कहता है, और वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये से कहता है कि भाई लॉ के हिसाब से हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं, जो काम करने के घंटे हैं, उनको कम कर दिया जाना चाहिए, उनको रिड्यूस कर देना चाहिए। तो
आंसर क्या होगा, द एम्प्लॉय इज आस्किंग फॉर अ फंडामेंटल राइट एंड हेंस इट इज़ अ डेमोक्रेटिक। यानी कि एम्प्लॉय जो है वो फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है। अगर ये लॉ है, अगर ये कानून है, तो वो फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, तो इसलिए ये डेमोक्रेटिक केस है, इसको हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स about a country and decide if you would call it a democracy, give reasons to support your decision। हाँ, ये फैक्ट जो है नीचे इनको कंसीडर करना है कंट्री के बारे में, कंट्री के कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं और आपको डिसाइड करना है, बाद में बताना है कि क्या आप इसको डेमोक्रेटिक कह सकते हो या नहीं, और आपको रीज़न भी देना होगा अपने आंसर के सपोर्ट में। पहला पार्ट देखिए क्या है, ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। पहली स्टेटमेंट ये है कि हर एक सिटीजन को राइट टू वोट मिलना चाहिए, ठीक है, उसके पास राइट टू वोट का हक होना चाहिए, वोट डालने का, और इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड होने चाहिए। अब आपको बताना है, डिसाइड करना है कि आप इसको कैसे देखते हो, क्या आप इसको कहोगे कि ये डेमोक्रेसी है, और रीज़न देना है। आंसर, रेगुलर इलेक्शंस एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। क्या कहा जाता है, रेगुलर इलेक्शन यानी कि टाइम पे इलेक्शंस को कराना, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि राइट टू वोट, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं डेमोक्रेसी के, हेंस दिस इज अ डेमोक्रेटिक सिचुएशन। तो ये क्या है, ये डेमोक्रेटिक सिचुएशन है, ठीक है। दो चीज़ें जो इसमें आपने देखी, एक रेगुलर इलेक्शन और दूसरा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं डेमोक्रेसी के, तो इसलिए ये डेमोक्रेटिक कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसी का, A country took loans from international agencies। एक कंट्री लोन्स लेती है इंटरनेशनल एजेंसीज से। One of the conditions for giving a loan was that the government would reduce its expenses on education and health। कहते हैं एक कंट्री जो है लोन लेती है यूनिवर्सल एजेंसीज से, और एक कंडीशन जो है लोन देने की वो यही है कि गवर्नमेंट कम करेगी खर्चे एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, कि भाई गवर्नमेंट जो है खर्चे कम कर दे हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, जो दो बेसिक फंडामेंटल्स हैं। तो इसका आंसर, एन इंटरनेशनल एजेंसी शुड नॉट इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ अ कंट्री, हेंस दिस इज अनडेमोक्रेटिक। देखिए, अगर कहीं से कोई एजेंसी किसी कंट्री को लोन दे रही है, ठीक है भाई, वो फाइनेंशियल एड कर रही है, वो लोन को इंटरेस्ट के समेत वापस ले सकती है, लेकिन वो इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत नहीं कर सकती। जो हमारे अंदरूनी मसले होते हैं उनमें वो मुदाखलत नहीं कर सकती, इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। तो ये क्या है, ये अनडेमोक्रेटिक हो गया ना, क्योंकि सॉवरेंटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। चलिए, नेक्स्ट वन इज पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेज बट एजुकेशन इज अवेलेबल ओनली इन 1 लैंग्वेज, द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% ऑफ पीपल इन दैट कंट्री। लोग जो हैं 7 से ज़्यादा बोलियाँ बोलते हैं, 7 लैंग्वेज से ज़्यादा बोलियाँ बोलते हैं, लेकिन एजुकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% ऑफ द पीपल इन दैट कंट्री, और जो लैंग्वेज 52% लोग बोलते हैं एक कंट्री के अंदर। बताइए, क्या ये डेमोक्रेटिक या फिर अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन है? दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर द मेजॉरिटी व्यू इज बीइंग इम्पोज्ड एंड हेंस इज अनडेमोक्रेटिक। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे मेजॉरिटी की व्यू इम्पोज की जा रही है, ठीक है। लोग 7 लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन 52% जो बोलने वाले हैं वो यही चाहते हैं कि एजुकेशन एक ही लैंग्वेज में अवेलेबल हो। तो ये यहाँ पे मेजॉरिटी इम्पोज हो रही है, तो इसलिए ये अनडेमोक्रेटिक बन रहा है। नेक्स्ट वन, several organizations have given a call for peaceful demonstrations and nationwide strikes in the country to oppose their policies. Government has arrested these leaders. काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने कॉल दी थी किसके लिए, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, कि भाई हमें जुलूस निकालना है लेकिन पीसफुल तरीके से, अमन व अमान से, शांति से, ठीक है। नेशन वाइड स्ट्राइक्स, हड़तालें करनी है पूरे देश में, हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपोज करना है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उल्टा गवर्नमेंट उन्हीं लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है, बंद कर लेती है। देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
शुड प्रोवाइड द राइट टू प्रोटेस्ट। जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी ना, वो अपने सिटीजन्स को, अपने शहरियों को, अपने नागरिकों को राइट देती है प्रोटेस्ट करने का। जहाँ पे उनको लगेगा कि भाई गलत हो रहा है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट उनको ये सीधा सीधा हक देती है। द गवर्नमेंट इज डिनाइंग सच राइट्स टू इट्स सिटीजन्स एंड हेंस इज अनडेमोक्रेटिक। तो यहाँ इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो कि गवर्नमेंट डिनाई कर रही है इस राइट को, ठीक है, छीन रही है लोगों से इस राइट को, तो इसलिए ये अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन बन जाती है। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव अहेड। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एंड टेलीविजन इन द कंट्री। कि भाई गवर्नमेंट ने रेडियो टेलीविजन को खरीद लिया हुआ है, खरीद रखा हुआ है एक मुल्क के अंदर। ऑल द न्यूज़ पेपर्स हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पब्लिश एनी न्यूज़ अबाउट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड प्रोटेस्टर्स। कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं या जितने भी टीवी चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं, उन सबको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले कोई भी चीज़ पब्लिश करने से पहले, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी तभी वो परमिशन देगी, अगर कोई गंदा काम करेगी, गलत काम करेगी, तो परमिशन नहीं मिलने वाली है, और फ्रीडम ही ख़त्म हो रही है मीडिया की, प्रेस की। तो ये भी अनडेमोक्रेटिक एग्जाम्पल है ना। फ्रीडम ऑफ मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो मीडिया की फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, क्योंकि मीडिया एक पिलर है डेमोक्रेसी का। दिस इज़ एन अनडेमोक्रेटिक एग्जाम्पल। तो इसलिए यहाँ पे आपने देखा कि फ्रीडम मीडिया की छिन रही है, तो ये अनडेमोक्रेटिक एग्जाम्पल है। ओके, ये था आपका 9th क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द 10th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये बहुत बड़ी दास्तान दी हुई है। 2004 में एक रिपोर्ट आई, पब्लिश की गई यूएसए में, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये आप देख लें। ओके, और इसी इंफॉर्मेशन की बेस पे अब आपका क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन डेमोक्रेसी एंड पॉवर्टी। एक ऐसे लिखना है डेमोक्रेसी और पॉवर्टी के ऊपर, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस रिपोर्ट बट यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको इंडिया से ही लेनी है। चलिए मैं आपको ये शो कर देता हूँ, पढ़ के भी सुनाऊंगा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, वैसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। डेमोक्रेसी एंड पॉवर्टी, इस पे आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। इन 2004, कहा जाता है 2004 में, a report was received from the USA based on inequalities in that country। रिपोर्ट आती है कहाँ से? USA से। किस चीज़ पे? जो वहाँ पे इनइक्वालिटी हो रही थी कंट्री में। देयर वॉज इनइक्वालिटी बिकॉज ब्लैक फैमिलीज ओनली अर्नड $100 while वाइट फैमिली अर्नड $162। हम रिपोर्ट ये थी, इनइक्वालिटी ये थी कि जो ब्लैक फैमिलीज़ हैं भाई वो $100 कमा रही हैं, जबकि जो वाइट फैमिलीज़ हैं वो $162 कमा रही हैं। वाइट फैमिलीज़ आर 12 times वेल्दियर देन द ब्लैक फैमिलीज़। क्या कहा जाता है? जो वाइट फैमिलीज़ थी वो ब्लैक फैमिलीज से 12 गुना ज़्यादा अमीर थे। इन द प्रेजिडेंट्स इलेक्शन द फैमिलीज हु हैड इनकम मोर देन $75,000 यूज टू वोट 9 out of 10 इंडिविजुअल्स। और जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है यूएस के अंदर, जो वाइट फैमिलीज़ हैं जिनकी इनकम $75,000 से ज़्यादा है, वो वोट करते हैं 9 out of 10 इंडिविजुअल्स, यानी कि 10 लोगों में से वो 9 लोग वोट डाल रहे हैं। दे आर द टॉप 20% ऑफ द पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन टॉप 20% है पॉपुलेशन की। वाइल द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु अर्नड इनकम लेस देन $13,000 यूज टू वोट 5 out of 10। जबकि जो गरीब तबका है, जो पुअर पीपल हैं, जो इनकम कितनी कमा रहे हैं? $13,000 से कम। ऊपर आपने देखा $75,000 से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे जो $13,000 से भी कम कमा रहे थे, उनको उनमें से 10 में से 5 ही वोट डाल रहे हैं। वहाँ पे आपने डिफरेंस क्या देखी? 10 में से 9 वोट डाल रहे हैं, यानी कि 90% वोट डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 50% ही वोट डाल रहे हैं। बिकॉज दे कैन नॉट गिव मनी टू द पोलिटिकल पार्टीज़। ये इसलिए क्योंकि उनके पास, बेचारों के पास पैसा नहीं है कि वो पोलिटिकल पार्टीज़ को पैसा दे पाए और वोटिंग में वो शमूलियत ले सके। इवन इन इंडिया, कहते हैं इवन कि इंडिया में भी द गवर्नमेंट लिसन्स टू द रिच एलाइट्स बिकॉज दे गिव मनी टू देम। जो इंडियन गवर्नमेंट्स है ये भी किन की बात सुनती है? जो रिच एलाइट्स हैं, जो अमीर लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो, उनके पास पैसा है, वो पैसा देते हैं, ठीक है, और पैसे के जोर पे वो अपना काम करवा लेते हैं। अबाउट 95% ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द
पॉलिटिकल पार्टीज कम्स फ्रॉम द रिच। कहा जाता है कि 95% जो कंट्रीब्यूशन है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहाँ से आ रही है? अमीर लोगों से आ रही है, रिच से आ रही है। द रिच पीपल आर द डिसीजन मेकर्स एंड दोज पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन आर नॉट एबल टू ब्रिंग एनी चेंज। जो रिच पीपल हैं यही सारी चीज़ें कर रहे हैं, यही डिसीजन मेकर्स हैं, हर कोई डिसीजन यही लेते हैं, ठीक है। जो पॉवर्टी लाइन से बिलो आ रहे हैं ना वो कोई चेंज ही नहीं ला पा रहे हैं, वो इस काबिल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेजॉरिटी में नहीं आते, उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, ठीक है। वो वोट ही नहीं डाल रहे हैं बेचारे। तो क्या होता है कि मेजॉरिटी जो फिर वो रिच लोग हैं वो डिसीजन मेकर्स बन जाते हैं और रूल करने लग जाते हैं गरीब लोगों के ऊपर। द रिच पीपल आर पेइंग money to the political parties which in turn provide special status to the rich ones and approve their demands while poor sections are being suppressed and excluded from decision making and many more। तो क्या होता है कि रिच वंस पैसे देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को और पॉलिटिकल पार्टीज़ वापस में क्या करती हैं? स्पेशल स्टेटस देती हैं रिच लोगों को और उनकी डिमांड्स को अप्रूव किया जाता है, उनके काम किए जाते हैं। जबकि जो गरीब तबका है, गरीब सेक्शन जो है सो सप्रेस होते हैं, उनको जुल्म किया जाता है। एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिसीजन मेकिंग एंड मेनी मोर, उनको डिसीजन मेकिंग से एक्सक्लूड किया जाता है, बाहर रखा जाता है। और बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे किस्म के उनके वो अत्याचार किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उन लोगों को। हम देख रहे हैं कि इस तरह से इनइक्वालिटी प्रिवेल होती है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। आई होप कि आपने अच्छे से चैप्टर को एंजॉय किया होगा, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी। आपने देखा ये उतने ही बड़े क्वेश्चन तो थे नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे आंसर थे, बट समझाना मेरे को इम्पॉर्टेंट था। मैंने आप लोगों को समझा दिया सारी चीज़ें, पूरा चैप्टर इसमें आपको कवर हो जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों से। आई होप कि भी अपनी वीडियो को अच्छे से देखा होगा, एंजॉय किया होगा। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशनल कंटेंट ही देखने को मिलेगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ से वीडियोस देख पाए और हम भी आपके लिए कंटिन्यूअसली कंटेंट लेके आते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।